आज हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट के बारे में बात करेंगे। एक एकल स्लिट पर फ्राउनहोफर विवर्तन किस प्रकार होता है। कल हमने देखा था कि जो फ्रेनेल क्लास का डिफ्रैक्शन है और फ्राउनहोफर क्लास का डिफ्रैक्शन है उसमें क्या क्या अंतर होता है, और उसमें हमने क्लियरली ये देखा था कि जो फ्राउनहोफर क्लास है इसके अंदर हमारे पास सोर्स और स्क्रीन जो है दोनों प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली इन्फिनिटी पे होते हैं। तो चित्र जो है, इस चित्र से हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अब चित्र में ए चौड़ाई वाली एक स्लिट ए बी है जिस पर हमें विवर्तन का अध्ययन करना है। एस एक एकवर्णीय प्रकाश से प्रकाशित पतली स्लिट है जो उत्तल लेंस L1 के फोकस तल पर स्थित है। इस कारण L1 से निकसित तरंगाग्र समतल हो जाता है। यह समतल तरंगाग्र स्लिट ए बी पर आपतित है। इसको समतल तरंगाग्र में क्यों कन्वर्ट किया हमने, क्योंकि हमने ये माना है कि जो थ्योरेटिकली हमारा जो सोर्स है वो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है। तो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट शो करने के लिए हमने पहले ये जो लाइट है इसको पैरेलल लाइट में लेंस के थ्रू कन्वर्ट किया है। ए बी से निकलने के बाद प्रकाश लेंस L2 द्वारा उसके फोकस दूरी पर रखे पर्दे MN पर प्रेषित होता है। स्लिट S, स्लिट ए बी तथा पर्दा कागज के तल के लंबवत रखे गए हैं। लेंस L1 और L2 जो हैं वो अवर्णीय लेंस है या एक्रोमेटिक लेंसेज है जिसमें किसी तरह का कोई भी डिफेक्ट नहीं है। जब समतल तरंगाग्र स्लिट ए बी पर आपतित होता है तो ए बी का प्रत्येक बिंदु द्वितीय विक्षोभ उत्पन्न करता है। OP के समानांतर दिशा में चलती हुई सेकेंडरी वेव्स P पॉइंट पे फोकस होती हैं। चूँकि बिंदु P प्रकाशीय दृष्टि से ए बी स्लिट के प्रत्येक बिंदु से बराबर दूरी पे है, अतः हम ये कहते हैं कि P पे पहुंचने वाली सेकेंडरी वेव्स सारी एक ही कला में होंगी। इस कारण बिंदु P पर हमेशा अधिकतम तीव्रता होगी। जैसा कि हमने जहाँ पे इसके डिफरेंसेस और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ली थी पहले, हमने कहा था कि फ्राउनहोफर क्लास में जो सेंटर होगा दैट विल बी ऑलवेज ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, और मैक्सिमा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने देखा कि सारे जो रेज़ हैं, वेव्स जो हैं वो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करके P पे आ रही है, जबकि जो फ्रेनेल क्लास थी उसमें हमने देखा था कि जो केंद्रीय बिंदु है वो उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितने हाफ पीरियड जोन द्वारक से पास हो रहे हैं। अगर इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन है तो हमेशा डार्क होता था, और अगर ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन है तो हमने देखा था वहाँ पे हमेशा मैक्सिमा होता था। तो हम ये बेसिक डिफरेंस दोनों में है कि जो फ्रेनेल क्लास है उसमें जो आपका सेंट्रल पॉइंट है वो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, लेकिन फ्राउनहोफर क्लास में सेंट्रल पॉइंट हमेशा मैक्सिमा होगा। अब एयर दिशा में चलती हुई तथा OP से थीटा कोण बनाती हुई द्वितीयक तरंगों पे विचार करें। जैसा कि डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है, थीटा एंगल पे जो डैश्ड लाइन से शो किया हुआ है, इस दिशा में चलती हुई सभी द्वितीयक तरंगे पर्दे के बिंदु P डैश पर पहुंचती है, परंतु इन द्वितीयक तरंगों में हम देख रहे हैं कि आपस में कलांतर होता है। इसी कारण हम जो P डैश बिंदु है इस पे प्रदीप्त या अदीप्त फ्रिंजें मिलेगी। जितना पार्ट डिफरेंस होगा अकॉर्डिंगली वैसा ही हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। B तथा O बिंदुओं से AR पे लंब डाला, और ये लंब जो है हमारा AL हो गया जो AL पे काट रहा है। तो अब हम ट्रायंगल ABL से अगर लें तो AL कितना हो गया हमारे पास A sin थीटा, और AL क्या, दोनों तरंगों द्वारा तय किए गए पथ में अंतर मीन्स पथांतर है। तो पथांतर हो गया हमारे पास A sin थीटा। यदि यह पथांतर लैम्डा के बराबर हो तो P डैश बिंदु अदीप्त होगा, क्योंकि संपूर्ण तरंगाग्र को यदि दो भाग OA तथा OB में बांटें और उस पर विचार करें तो हम देखते हैं कि A तथा O बिंदु से द्वितीयक तरंगों का पथांतर AC जो हमने इसके अंदर मार्क किया वो λ/2 होगा। इसी प्रकार ऊपरी आधे भाग AO के प्रत्येक बिंदु के निचले आधे तरंगाग्र OB में एक संगत बिंदु होगा जिससे पथ अंतर λ/2 होगा। इस कारण AO तरंग की द्वितीयक तरंगे OB तरंगाग्र की द्वितीयक तरंगों से विनाशी व्यतिकरण करेंगी, इसलिए हमारा P डैश पॉइंट है वो हमेशा मिनिमा होगा। अतः प्रथम निम्निष्ट के लिए हमारे पास कंडीशन आ गई, ये जो पथांतर है A sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा या sin थीटा इज इक्वल टू λ/A, जो कि समीकरण 2 से दिखाया गया है।
इसी तरह यदि ए एल इज इक्वल टू 2 लैम्डा हो तो हम देखेंगे कि पी डैश तब भी न्यूनतम तीव्रता का होगा, क्योंकि इस अवस्था में ए बी जो स्लिट है इसके हम 4 भाग में विभाजित मान लेंगे इसको, और ए से ओ तक 2 भाग एक दूसरे के लैम्डा बाई 2 पथ अंतर पर होंगे, और ओ से बी तक के दोनों भाग बी परस्पर लैम्डा बाई 2 पथ के अंतर पर होंगे, और इस कारण वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे। अतः द्वितीय निम्निष्ठ के लिए हमारे पास हो जाएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अगर लैम्डा बाई 2 के टर्म्स में इसको ब्रेक करें तो ये 4 पार्ट में हो गया 2 लैम्डा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा बाई 2। ये चारों पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और विनाशी व्यतिकरण देंगे। तो इससे हम एक बहुत निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष ये कि यदि ए तथा बी की तरंगों के बीच पथांतर एन लैम्डा या 2n इंटू लैम्डा बाई 2 अर्थात लैम्डा बाई 2 का सम संख्या गुणज हो तो इस दिशा में हमेशा हमें निम्निष्ठ प्राप्त होगा। अब हम इसको एक जनरलाइज करके लिखते हैं इसको nth उसके लिए, तो a साइन ऑफ थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा और दिस इज इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2 और साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन a। तो थीटा n दिशा में n कोटि के निम्नलिखित होंगे, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 है। यहाँ n में हमने 0 को इंक्लूड नहीं किया है, और वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो P पॉइंट है हमारा, जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, जो मेन P पॉइंट है, इस जगह हमेशा हमें मैक्सिमा मिलेगा, इसलिए n इक्वल टू 0 की वैल्यू को एक्सक्लूड किया है यहाँ पे। अब हम कहते हैं कि अगर ये पथांतर जो कि अभी समगुणक था तो निम्निष्ठ बोल रहा था, अगर हम कहते हैं कि यही जो पथांतर है वो अगर लैम्डा बाई 2 का विषम संख्या गुणज है तो उस दिशा में द्वितीय उच्चिष्ट होगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं डायग्राम से, यदि एल ए डिस्टेंस जो है वो 3 लैम्डा बाई 2 हो, डायग्राम से देखिए, तब यदि स्लिट को 3 भागों में करें विचार तो हम कहेंगे 2 भागों में संगत बिंदु परस्पर लैम्डा बाई 2 के पथांतर पर होंगे एवं विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे। लेकिन जो तीसरा भाग बच गया, क्योंकि 3 लैम्डा बाई 2 के 3 भाग होंगे, लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा बाई 2, तो 2 लैम्डा बाई 2 के भाग तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तीसरा जो लैम्डा बाई 2 है वो हमारे पास रहेगा बचा हुआ, और इस तीसरे भाग के कारण वहाँ पे उच्चिष्ट बनेगा। अर्थात द्वितीयक उच्चिष्ट या सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो साइन थीटा हो गया हमारे पास, थीटा n के nth के लिए निकालें तो साइन थीटा n इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2a के बराबर होगा, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 होगी और n इक्वल टू 0 हम फिर यहाँ छोड़ रहे हैं क्योंकि n इक्वल टू 0 वो पोजीशन होगी जहाँ पे हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, जहाँ पे कि उच्चतम तीव्रता का मान होगा। तो अब हम देखते हैं समीकरण 4 और 5 से। समीकरण 4 से a साइन थीटा क्या हो गया, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। सिमिलरली जो समीकरण 5 है इससे a साइन थीटा 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो हम देखते हैं कि जब इवन इंटीजर्स के बराबर है ये, तो ये हो जाएगा आपकी वैल्यू, फर्स्ट कंडीशन आ गई निम्निष्ठ के लिए, सेकंड आ गई आपकी उच्चिष्ट के लिए। और अगर यही ए साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, जब पथांतर का मान 0 हो जाता है तो हमें केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। तो समीकरण 4 एवं 5 से प्राप्त निम्निष्ठ एवं उच्चिष्ट केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर बनते हैं। सेंटर में ये पी पॉइंट पे केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा, उसके बाद पहला निम्निष्ठ होगा, फिर में फर्स्ट मैक्सिमा होगा, फिर मिनिमा होगा, फिर सेकंड मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा। इस तरह से दोनों साइड में जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसके दोनों तरफ पैटर्न रिपीट होगा। इस प्रकार एकल स्लिट द्वारा विवर्तन प्रतिरूप में विवर्तन प्रतिरूप में P बिंदु पर केंद्रीय उच्चिष्ट, उसके दोनों ओर निम्निष्ठ, फिर द्वितीयक उच्चिष्ट एकांतर क्रम में होंगे। द्वितीयक उच्चिष्टों पर तीव्रता तेजी से घटते क्रम में होती है। केंद्रीय उच्चिष्ट की संख्या I0 हो तो द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता I0 बाई 22, I0 बाई 61 आदि हो जाती है, जो कि हम आगे कैलकुलेट करेंगे। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा इसके अंदर P बताया गया है कि इस P पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है। अल्फ़ा जो है आपका फेज डिफरेंस है। जब ये फेज डिफरेंस पाई 2 पाई 3 पाई होगा और दूसरी साइड भी ये सेम रिपीट होगा, तो हम देखते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ हमें फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा दोनों साइड, और इसी तरह से सारे मिनिमास हमें दोनों साइड मिलेंगे।
अब इसके आगे वाला जो पार्ट है केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई और जो इसके अंदर हम तीव्रता विवर्तन का प्रतिरूप में तीव्रता वितरण जो है उसके बारे में कैलकुलेशंस करेंगे।